नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल, तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों के साथ भौतिकी विषय के 12वीं कक्षा के एटम्स न्यूक्लियाई चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बतलाऊँगा, आपसे डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सारे वीडियो को, जो कि डीसी रामगढ़ के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आ रहे हैं, उसे आप नियमित रूप से देखते होंगे। हम लोग मास एनर्जी रिलेशन आता कहाँ से है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि आइंस्टीन साहब ने जो कंजर्वेशन ऑफ मास था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उन दोनों को कंबाइन करके कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बतलाया था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप जानते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि F जो होता है वो d/dt mv के बराबर होता है, मोमेंटम mv होता है। तो अगर हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, m dv/dt प्लस v dm/dt। If this force F displaces the body by distance dx, its energy increases by F into dx होगा। अगर ये फोर्स उस वस्तु को dx डिस्टेंस से खिसका पाता है तो उस वस्तु का एनर्जी F into dx से बढ़ जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगा F into dx। यहाँ हम K लिख रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो F into dx हो गया m dv/dt into dx प्लस v dm/dt into dx। इसका मतलब अगर हम dx को आगे ले आए, dv को उधर कर दें जैसा इसमें किए हुए हैं, और इसमें dx को इधर ले आए और dm को इधर ले आए, तो dx/dt वेलोसिटी होता है, dx/dt वेलोसिटी होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमको क्या मिलेगा, dk = mv dv प्लस वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर इंटू dm। ये मेरा पहला इक्वेशन बना। आइंस्टीन का जो रिलेशन है रिलेटिविस्टिक मास के लिए, जब कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करता है तो उसका मास चेंज होकर के m हो जाता है, दैट इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। पावर आप दिख रहा होगा आपको, 1/2 यहाँ पर पावर है, इसलिए हम √अंडर बोले। अब हमको क्या मिला, अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड इस रिलेशन को, तो हमको मिलेगा m² c² माइनस m² v² इज इक्वल टू m0² c²। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ m0 और c को कांस्टेंट मानते हुए, तो हमको क्या मिलेगा, c² 2m, क्योंकि c को कांस्टेंट माने हुए हैं, इंटू dm, क्योंकि d/dm नहीं लिखा हुआ है, m² 2v dv माइनस v² 2m dm इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर दोनों डिफरेंशिएबल है, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। एक बार v² का डिफरेंशिएशन किया, एक बार m² का डिफरेंशिएशन किया, और ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इधर 0 हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, c² dm, 2m वहाँ से कॉमन ले लिए हैं, 2m कॉमन लिए, m कॉमन लिए हैं, सॉरी, ठीक है, फिर m भी 2m ही ले, m भी हो गया, dv माइनस v² dm इक्वल टू 0। तो यहीं से निकला हमारा c² dm इक्वल टू mv dv प्लस v² dm। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करेंगे तो dk इक्वल टू dm c² निकल जाएगा। इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी v, लेट इस मास m0 इंक्रीजेज टू m, उसका मास जो रेस्ट मास था m0 वो बढ़ करके m हो जाता है जब उसका वेलोसिटी 0 से v होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 0 से k तक dk जगह क्या लिखेंगे, c² dm, c² बाहर निकल गया, m0 से m तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा k इक्वल टू m माइनस m0 ब्रैकेट में इंटू c²। ठीक है, रेस्ट मास तो रेस्ट मास ही है, तो हम लिख सकते हैं k प्लस m0 c² इक्वल टू mc²। Here m0 c² is the energy associated with the rest mass of the body and k is the kinetic energy. Total energy of the body is given by E equals to mc²। अगर हम ये टोटल एनर्जी देखते हैं ये पूरा का, तो यहाँ से निकल गया E equals to mc²।
जो आप लोग जानते होंगे, आइंस्टीन साहब का बहुत फेमस रिलेशन है दिया हुआ, E=mc², वो ऐसे ही डिराइव करके आता है। दिस इज आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास डिफेक्ट किसको कहते हैं? मास डिफेक्ट समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए सारे पार्टिकल्स जो है जब, या सारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो है, जब कोई एटम बना होगा उससे पहले इन्फिनिटी में होगा। इन्फिनिटी से वो लोग आ रहा है, हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, चलो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस बनने से पहले ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है, और उनको एक जगह असेंबल होना है न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से उनको आने में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात देखिए, आप गाड़ी से ही जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो आपको पैसे देने होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका वेट कम होता है। आप कैसे बोलेंगे वेट कम हो रहा है, मास कैसे कम हो रहा है? क्योंकि जब आप गाड़ी में चढ़े, एक सोचने वाली बात बता रहे हैं, बहुत कम ही अमाउंट से आपके पास वो पैसे थे, सपोज कीजिए आपको भाड़ा लग रहा है 100 रुपया और आपके पास सिक्का है, तो 100 रुपये का सिक्का जो है, मान लेते हैं 5-5 रुपये का 20 सिक्का है आपके पास में, तो ऑटोमेटिक जो है आपका भाड़ा जो है, अब जब देंगे तो आपका मास तो थोड़ा कम हुआ ना। वैसे ही न्यूक्लियस के लिए आप सोचिए कि जब न्यूक्लियस बना होगा तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस में होंगे, वहाँ से एक जगह असेंबल होने के लिए उनको वर्क करना पड़ा होगा। वर्क करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होगा। वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी अपने मास को लोग कम करके आता है, उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण एज ए होल जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो उस न्यूक्लियस का मास कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इसी डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कंपोजिंग ए न्यूक्लियस। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एम निकाले, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। अब इसमें टर्म्स क्या क्या बता रहा है? जेड बता रहा है उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतनी प्रोटॉन होगा। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन बता रहा है। ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है। एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन है, माइनस एम, एम हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, हम लोग को लगता है कि बाइंड करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए, मगर इससे जस्ट उल्टा होता है। किसी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड द प्लेस देम एट एन इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। क्योंकि शुरुआत में भी इन्फिनाइट डिस्टेंस में था, तो उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स किसको कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स आर द फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। दीज फोर्सेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियॉन्स को एक जगह रखने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। दे कैन बी एक्सप्लेन बाय मेजोन थ्योरी। मेजोन थ्योरी से उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ मेजोन: पॉजिटिव मेजोन्स, नेगेटिव मेजोन्स एंड न्यूट्रल मेजोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट। Pi plus and pi minus are 273 times heavier than an electron, but their charge by mass ratio is not known till date. That's why हम लोग जो है उसके बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। पाई नॉट जो है वो 264 टाइम्स हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनके चारों साइड में मेजोन्स होते हैं। कुछ मेजोन थ्योरी के लिए कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए जो न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है। There is a continuous exchange of mesons between one nucleons and the other. This give rise to an exchange force between them and keep them bound. ठीक है, उनको एक साथ बाउंड करके रखने में हेल्प करता है। उन कंटिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है मेजोन्स का। When the nucleus, a neutron is never permanently a neutron and a proton is never permanently a proton. ये कभी नहीं मान के चलिएगा कि जो प्रोटॉन है वो हमेशा के लिए प्रोटॉन रहेगा, नहीं।
प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन बन सकता है, न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन बन सकता है न्यूक्लियस के अंदर में। दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन्स। पाई मेजॉन्स के एक्सचेंज के कारण कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई नॉट मेजॉन्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो पाई नॉट मेजॉन्स के एक्सचेंज के कारण ही हो पाता है। ठीक है, और देखो पाई नॉट बनता कैसे, न्यूट्रॉन से ही टूट रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पाई नॉट में, यहीं पर पाई नॉट का इमिशन हो रहा है। और एक न्यूट्रॉन को जब दूसरे न्यूट्रॉन को जब पाई नॉट मिल जाता है तो वो फिर एन ही रहता है, न्यूट्रॉन ही रहता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और पहले वाले में इमिशन हो रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्सेस अराइजेज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई नॉट मेजॉन्स बिटवीन द प्रोटॉन्स। उसमें भी यही होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस पाई नॉट में कन्वर्ट हुआ और दूसरा प्रोटॉन उस पाई नॉट को ले लिया, ठीक है, वो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन में ही रह गया। उसके बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेस अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई प्लस एंड पाई माइनस मेजॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में पाई नॉट का जरूरत हो रहा था, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पाई प्लस और पाई माइनस मेजॉन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें पाई माइनस बाहर निकलता है मेजॉन्स, और जब न्यूट्रॉन पाई प्लस को ले लेता है तो वो प्रोटॉन में बन जाता है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई प्लस। उसी तरीके से प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पाई प्लस निकलता है, और जब प्रोटॉन पाई माइनस लेता है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटर कन्वर्सन भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। द टाइम इन्वॉल्व इन सच एन एक्सचेंज इज सो स्मॉल दैट द फ्री मेजॉन्स पार्टिकल कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज सच। हम लोग ये सोच लेंगे जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेते हैं, वैसे पाई मेजॉन्स को भी हम लोग डिटेक्ट कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, डिटेक्ट करना असंभव जैसा है। कारण क्या है कि यहाँ पर इतना कम समय के लिए ये लोग एक्सचेंज करता है आपस में, ठीक है, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ठीक है, अभी बाइंडिंग एनर्जी बताए थे कितना एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और उसी को अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा वो कम स्टेबल होगा। इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वही चीज़ हम आपको बता दिए। ठीक है, ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गया। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।